हेलो एवरीवन। तो अब जब गुयान जबरदस्ती उन दोनों को बहन भाई बनाने पर तुली हुई थी तो ये सुनते ही शीशियाओ का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो उठकर जाने वाला था कि इतने में दादाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है। अब गुयान सबको बताती है कि जुवॉन का किस तरह से प्रेपरेशन करने के लिए एक शांति वाली जगह पर जाने का प्लान है और ये इस शहर से बहुत दूर जा रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्लान उल्टा हो जाएगा। दादाजी और चीलान दोनों कहने लगते हैं, तुम दूर क्यों जा रही हो, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ बहुत शांति है। और इसके साथ साथ हमारा बच्चा शीशियाओ ये तो बहुत शरारती है, पढ़ाई पर जरा तवज्जो नहीं देता। तुम उसको साथ मिलकर पढ़ाओगी और उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करोगी, उसके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। जुवॉन तो बहुत मना करने की कोशिश करती है लेकिन शीशियाओ तुरंत ही यस कर देता है और कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। अब गुयान की चाल तो जैसे उसी पर ही उल्टी पड़ गई थी, लेकिन वो क्या करती, चीलान और स्पेशली दादाजी के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। जुवॉन ने भी एक तो बहाने करने की कोशिश की थी लेकिन शीशियाओ सब कुछ काउंटर कर देता था। और फिर इसके साथ ही डैड ने एक शर्त रख दी थी। कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है और हाँ, अगर इस समर ब्रेक में तुमने एक भी शरारत की, एक भी कांड किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आर्ट्स को भूल जाना और फाइनेंस स्टडीज के लिए बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देना। और डैड की ये शर्त शीशियाओ तुरंत ही मान जाता है। अब जुवॉन ने जो भी किया था लेकिन फिर भी शीशियाओ खुद को उससे दूर नहीं रख पाता था। अब यही बात वो फैन से शेयर करता है कि अगर किसी दिन अचानक से तुम्हें और गुमेंग को जबरदस्ती का बहन भाई बना दिया जाए, फैमिली बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। वो कहने लगता है मेरी और गुमेंग की बात बहुत डिफरेंट है, हम बहुत स्पेशल है। शीशियाओ पूछता है वो कैसे। वो बोलने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं, उसकी नोटबुक में सबसे ज्यादा मेरा ही नाम लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स सिर्फ कंप्लेंट के लिए। अब इसके बाद जुवॉन वापस जाती है, अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान घर से पैक कर दिया और फिर वहां से उसे लू फैमिली की गाड़ी पिक करने के लिए आई थी। वो उसमें बैठकर शिफ्ट हो जाती है और उसे वहां से जाते हुए जियांग भी देख लेता है और इसके साथ साथ शीशियाओ भी उसे चोरी छुपे देखने के लिए आया हुआ था। अब इसके साथ ही हमें एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि गुयान की वेडिंग सेरेमनी अभी तक अरेंज नहीं हुई थी और इस वेडिंग सेरेमनी की सबसे बड़ी रुकावट शीशियाओ था। डैड कहने लगते हैं कि शीशियाओ को किसी तरह मजबूर करो, अगर वो फाइनेंस स्टडीज के लिए बाहर चला जाता है तो हम दोनों भी वेडिंग सेरेमनी अरेंज कर सकते हैं। तो अब गुयान का एक ही टारगेट था कि वो किसी तरह से लू फैमिली में प्रॉपर्ली एंटर हो सके। अब जुवॉन जैसे ही वहाँ शिफ्ट होती है तो उसे एक कमरा असाइन किया जाता है और ये रूम वही था जहाँ पर शीशियाओ बचपन में रहता था। अब ना चाहते हुए भी जुवॉन शीशियाओ के बचपन के इतना करीब हो चुकी थी। अब उस एरिया में एक कॉमन वॉशरूम था, अटैच नहीं, तो जैसे ही वॉशरूम जाती है तो आई थिंक जानबूझकर ही शीशियान पहले ही वहाँ खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर शर्मा जाती है तो उससे कहने लगता है तुम आई, मुझे हेलो भी नहीं बोला। वो कहने लगती है कि मैं डर गई थी कि तुम मुझसे बहुत अपसेट होगे, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। वो उसे बोलता है कि जानबूझकर ना ही सही लेकिन फिर भी रिजल्ट्स तो सेम ही हुए ना। अभी वो लोग यही बातें कर ही रहे थे कि इतने में ऊपर से गुयान आ जाती है और उसके आते ही शीशियाओ ये कहता हुआ वहां से निकल जाता है कि आ गई तुम्हारी गॉड मदर। शायद अभी तक शीशियाओ को अंदाजा नहीं है कि ये दोनों गॉड मदर डॉटर नहीं बल्कि रियल की मदर डॉटर है। अब इसके बाद गुयान हॉस्पिटल भी जाती है और दादी को मिलती है, उनकी सेवा करती है, हाल चाल पूछती है। लेकिन दादी को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि ये चुड़ैल उन्हीं के ही बेटे के इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर उड़कर जा चुकी है। अब गुयान अकेले में जुवॉन से बात करती है, उसे कहने लगती है ये जो पैसे हैं ये मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही और इसके बदले तुम मेरे लिए एक टास्क करोगी और वो ये है कि तुमने शीशियाओ को आर्ट्स से दूर करना है और उसे मजबूर करना है कि वो फाइनेंस की स्टडीज के लिए यहाँ से बाहर चला जाए। अगर वो जाएगा तो ही मैं स्ट्रांग हो पाऊंगी। और इसके साथ ही उसने आधे पैसे एडवांस में दे दिए थे। लेकिन जुवॉन अब दोबारा से शीशियाओ के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी। वो कहने लगती है कि ये मेरे अपने पैसे हैं, इन पर मेरा हक है और अगर मैं आपको सबके सामने एक्सपोज कर दूं तो। वो उसे जवाब में बोल देती है कि मुझे एक्सपोज करने का कोई फायदा नहीं, मैं भी सड़क पर आ जाऊंगी और फिर तुम किससे पैसे मांगोगी, कैसे होगा तुम्हारी दादी का इलाज। अब जब जुवॉन शाम को घर वापस जाती है तो वो शीशियाओ के लिए नूडल्स लेकर आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे तो फीवर है और वो मेडिसिन ना लेने की जिद कर रहा है।
तो अब वो उसके लिए नूडल्स और मेडिसिन लेकर खुद उसके कमरे में आती है। उसे देखकर शीशियाओ को बहुत खुशी फील हो रही थी। अब वो उसे जब मेडिसिन देती है तो वो अच्छे बच्चे की तरह मेडिसिन भी ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी तो वो उसे रोक कर कहता है कि थोड़ी देर बीमार आदमी को कंपनी ही दे दो। लेकिन वो उससे बातें करने की बजाय अपने फोन पर लगी हुई थी, तो आगे बढ़ता है और उससे फोन छीन लेता है और फिर उसे एक सीट पर गिरा कर कहने लगता है, मन कर रहा है तुम्हें भी इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दूं। उसके क्लोज आता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था तो फिर पीछे हो जाता है। वो बहुत ही स्वीट था। अब नेक्स्ट डे वो बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे ज़ुओन की तरफ से फ्लावर्स रिसीव हुए हैं। आजकल वो आर्ट प्रेपरेशन के लिए एक प्रोफेसर की क्लासेस लेना चाहता था और उसी को इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था कि घर पर एक पोर्टफोलियो भूल जाता है। और जैसे ही ये बात ज़ुओन को पता चलती है, वैसे तो उसे रोकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुकती, बल्कि वही आर्ट पीसेस लेकर उसके पीछे पीछे जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर उसे रिजेक्ट कर रहा था ये बोलकर कि तुम्हारे सारे काम तुम्हारी मम्मी की इमिटेशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कोई वर्क मुझे ला कर दिखाओ। तुम्हारी अपनी ट्रू इंस्पिरेशन, तुम्हारे अंदर का टैलेंट जब निकल कर आएगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें रखना है कि नहीं। और यहाँ पर शीशियाओ प्रोफेसर को अपने सारे चैलेंजेस बताता है कि किस तरह से उसे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। वो अब उसे एक दो मशवरे देता है इंस्पिरेशन के लिए और कहता है कि मेरे पास जल्दी अपना वर्क लेकर आना। अब शीशियाओ तो काफी परेशान था और ज़ुओन भी उसके लिए परेशान हो जाती है। उसे आजकल करने को कुछ नहीं मिल रहा था और बस उसने एक दो जो पेंटिंग्स नई बनाई भी थी वो सारी ज़ुओन की ही थी। अब ज़ुओन को एक आइडिया आता है। वो एक ऑर्फनेज में अक्सर वॉलंटियर वर्क के लिए जाती थी जियांग के साथ, तो ऐसा करती है कि उसका नाम भी वहीं पर ही लिखवा लेती है। उसे लगता था कि बच्चों के साथ उसे अच्छा फील होगा और इंस्पिरेशन मिलेगी। अब वो जैसे ही वहां पहुंचता आगे जियांग को देखता है। मुड़ने वाला था, लेकिन जियांग उसे रोक कर कहता है कि उस दिन मेरी गलती थी, मैं तुमसे अपोलोजाइज भी करना चाहता हूँ। और फिर उसके साथ ही वो उसे अंदर लेकर जाता है। जियांग और ज़ुओन दोनों यहाँ पुराने थे, लेकिन शीशियाओ पहली दफा बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था। उसे काफी दिक्कत होती थी बच्चों में घुलने मिलने में, और इस चीज में वो दोनों उसकी काफी हेल्प करते हैं। पहले तो वो बच्चों के साथ मिलकर गेम्स खेलता है, बहुत सारा फन करता है, और फिर उसके बाद स्टोरी टाइम भी आ गया था। अब जियांग ने तो बहुत ही अच्छी पपेट स्टोरी सुनाई थी। जब शीशियाओ की बारी आई थी तो उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। ऐसे में ज़ुओन उसकी हेल्प के लिए आती है और बैकग्राउंड में उसके साथ बैठकर कहानी को स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो स्टार्ट करती है तो आगे आगे शीशियाओ खुद ही उस कहानी को हैंडल कर लेता है। ये एक वुल्फ और शीप की कहानी थी, जो कि उनके बीच लड़ाई नहीं बल्कि काफी अच्छी दोस्ती को पोर्ट्रे कर रही थी। अब ये कहानी सुनाते हुए शीशियाओ बहुत इंजॉय करता है। और फिर इस कहानी की एंडिंग में शीशियाओ, जो कि एक वुल्फ था, वो ब्लैक शीप को एक रोज भी देता है और बैकग्राउंड में वो यही रोज ज़ुओन को दे रहा था। बच्चे भी बहुत हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, और इसके साथ साथ शीशियाओ और ज़ुओन ने भी एक नॉनसेंस ही सही लेकिन बहुत इंजॉय किया था। अब उसके बाद जब आर्ट क्लासेस हो रही थी तो वो भी बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगता है। यहाँ पर वो ज़ुओन को ही ड्रॉ कर रहा था। वो देखता है कि वो एक बच्ची से बातें कर रही थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका बहुत बड़ा सपना है कि वो अम्यूजमेंट पार्क देखना चाहती है। ज़ुओन को बचपन में ये देखने का कभी मौका नहीं मिला था। ज़ुओन जैसे ही उसके करीब आती है ये देखने के लिए कि उसे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, उसने क्या ड्रॉ किया, वो तुरंत ही अपनी ड्राइंग छुपा लेता है और एक बच्चे का स्केच सामने कर देता है। अब ये देखते ही ज़ुओन बहुत अपसेट हो जाती है और शीशियाओ तुरंत ही अपनी बाइक पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। अब शीशियाओ तो ज़ुओन की इतनी केयर करता था, वो ऐसा करता है कि फैन को अपने साथ मिलाता है और उसी की तरफ से ही एक प्लान प्रपोज करता है। और वो ये था कि वो सारे फ्रेंड्स मिलकर शीशियाओ को इंस्पिरेशन देने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये तो एक बहाना था, वो सिर्फ ज़ुओन को अम्यूजमेंट पार्क की सैर कराना चाहता था। फैन से बहुत कहता है कि ये बात तुम उसे डायरेक्टली भी कह सकते थे, लेकिन शीशियाओ कहता है मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पाता। अब यहाँ पर वो लोग सारी राइड्स पर बहुत इंजॉय करते हैं और बम्पर कार में तो शीशियाओ की एक बच्चे से लड़ाई हो गई थी। जब उसने उसकी कार को हिट किया था तो उस बच्चे ने रो रो कर अपनी मम्मी को बुला लिया था और बस उससे लड़ाई का जिक्र करते हुए शीशियाओ खुद भी एक बच्चा ही बन जाता है। अब यहाँ पर ज़ुओन फेरिस व्हील पर बैठना चाहती थी, लेकिन शीशियाओ को तो ऊंचाइयों से डर लगता था। बस वो बार बार बहाने से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और फिर ज़ुओन को समझ आ ही जाती है। वो उससे कहती है कि वाकई ये बहुत बोरिंग है और हवा भी तेज चल रही है, कहीं ये गिर ही ना जाए, अब हम कहीं और चलते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ कैमरा लिए हुए भी थे
और अपनी सारी यादें रिकॉर्ड कर रहे थे। वो जुवॉन से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, लेकिन वो बात को टाल देती है। शीशियाओ कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें कैसी दिखती हैं, इसलिए जल्दी से सच उगलो। और फिर वो फाइनली सच बोल ही देती है। कहती है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था और इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारी हर तरह से हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी जो कि अब की बार शीशियाओ ने पहचान ली थी। अब बहुत सारा एंजॉय करने के बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। शीशियाओ को इंस्पिरेशंस भी मिल गई थी। वो बहुत कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब भी वो पेंसिल उठाता था तो आगे जुवॉन ही बन जाती थी। जुवॉन सुबह सुबह उसके कमरे में आती है। वो उसकी ये पेंटिंग देखने ही वाली थी, लेकिन वो हर तरफ से उस पेंटिंग को ब्लॉक कर देता है ताकि वो ये देख ना पाए। वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। और उसके बाद फैन ने उन दोनों को बुलाया था। एक्चुअली फैन को लगता था कि उसे गुमेंग से प्यार हो गया है और यही बात वो उन फ्रेंड से शेयर करना चाहता था। शीशियाओ कहता है तुम्हें तो बहुत लेट पता चला है, मुझे तो तुमसे भी पहले ये बात पता चल गई थी कि तुम गुमेंग में इंटरेस्टेड हो। तो अब यहाँ फैन जुवॉन से रिक्वेस्ट करता है कि पता करो उसका किसी और पर क्रश तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो ये बात गुमेंग से पूछती है तो गुमेंग आगे तुरंत ही शीशियाओ का नाम लेती है। और जैसे ही वो ये नाम लेती है, जुवॉन की शक्ल देखने वाली थी। वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है असल में ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल की बात पढ़ रही थी। अब शीशियाओ और जुवॉन दोनों मिलकर फैन की हेल्प करने लगते हैं। फैन ने फैसला किया था कि वो स्कूल में बहुत सारी डेकोरेशंस करके गुमेंग को वहां बुलाएगा उसकी बर्थडे वाले दिन और उसे प्रपोज करेगा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। अब जुवॉन किसी बहाने से रात के समय उसे स्कूल में ले आती है। गार्ड को उन्होंने साथ ही मिलाया हुआ था, वो तुरंत ही गेट्स ओपन कर देता है। गुमेंग डेकोरेशंस देखती है, उसे पसंद आ रही थी। अब वो आगे बढ़ती है। ग्राउंड में उसके लिए एक सरप्राइज था और ये सरप्राइज इस तरह से था कि एक बॉक्स में पैक होकर फैन वहां बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक कांड हो जाता है। उसका फोन ही ऑफ हो गया था और बॉक्स उससे ऐसे बंद हुआ था कि खुल ही नहीं रहा था। फैन ने तो अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर एक मैस्कॉट पहनकर शीशियाओ को बुलाया हुआ था, लेकिन वो इनकार कर देता है तो उसे पैसे देकर सिक्योरिटी गार्ड को ही बुलाना पड़ा था। अब फाइनली मैस्कॉट भी वहां आ जाता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि शीशियाओ ही था, जो कि अपने फ्रेंड को इस हाल में अकेले छोड़ नहीं सकता था। अब फिर फाइनली गिफ्ट में से पैक होकर फैन बाहर निकलता है। गुमेंग तो सरप्राइज ही रह जाती है, लेकिन फिर फैन का मूड खराब हो गया था। वहां बॉक्स में पैक होने की वजह से गर्मी थी, वो खुद भी पसीने में डूबा हुआ था और केक भी मेल्ट हो गया था। वो सैड होकर कहता है कुछ भी रोमांटिक नहीं रहा, सारी प्रेपरेशंस खराब हो गई हैं। बाकी दोनों फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन गुमेंग को लगता है कि उसकी तैयारियां बहुत अच्छी लगी थी। वो कहती है नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब शीशियाओ जब मैस्कॉट पहनकर जुवॉन के साथ बाहर निकल रहा था तो जानबूझकर कुछ बोलता ही नहीं है ताकि मुझे मेरी आवाज से ना पहचान ले। लेकिन उसे क्या पता था कि जुवॉन ने उसे कब का पहचान लिया है। वो तुरंत ही उसका मास्क उतारती है और उससे कहने लगती है मुझे पागल समझा है क्या, हमारे स्कूल का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे जैसा लंबा नहीं है। जबकि अंदर हमें दिखाते हैं कि गुमेंग को केक और बाकी सारी डेकोरेशन सब कुछ बहुत पसंद आया था, लेकिन जैसे ही फैन उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो वो तुरंत ही इनकार कर देती है, ये कहकर कि पता नहीं मेरा एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होता है और तुम्हारा किस में, मैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। बेचारे फैन का तो दिल ही टूट गया था। जबकि उधर शीशियाओ बेचारे का गर्मी से बुरा हाल हो गया था। मैस्कॉट में उसे जरा हवा नहीं लग रही थी, तो अब जुवॉन उससे कहती है कि मेरे पीछे स्कूटी पर बैठ जाओ, तुम्हें अच्छी सी हवा लगेगी। वो कहता है मैं कभी किसी की बैक सीट पर नहीं बैठता। जुवॉन का डायलॉग कॉपी किया था तो वो भी तुरंत ही जवाब देती है याद नहीं, जब मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था तब तुम मेरी बैक साइड पर बैठे थे। अब वो दोनों इकट्ठे जा रहे थे और यहाँ पर वो एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर इनकी इंजॉयमेंट को नजर लग जाती है कि जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने उनको देख लिया था और वो तुरंत ही रोक लेते हैं उन्हें, क्योंकि यहाँ पीछे बैठे हुए शीशियाओ ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब वो दोनों माफी मांगने में लगे हुए थे। अब इसके बाद शीशियाओ की अगली इंस्पिरेशन के लिए वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। ये एक बहुत बड़ा गार्डन था और यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर था। ये सीनरी थी जहाँ पर देखकर उसकी मामा पेंटिंग बनाने के लिए अपने साथ बचपन में शीशियाओं को अक्सर लेकर आया करती थी, और समर में तो ये नज़ारा और भी सुंदर हो जाता था। और यहाँ के अंकल शीशियाओं को बहुत अच्छे से पहचानते थे। उन अंकल का बेटा उनके पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पेड़ पर अटका हुआ मेरा काइट नीचे उतार दो।
पर शीशियाओ को तो ऊंचाइयों से डर लगता था, वैसे खुद इतना ऊंचा था। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ज़ुओन हिम्मत करती है, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। उस काइट को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी कि इतने में वो तो गिरने ही वाली थी कि शीशियाओ आगे बढ़कर अपने बाहों में उसकी लैंडिंग करा देता है। वो दोनों गिरे थे और उनके ऊपर हार्ट शेप का एक काइट भी। ये सीन फनी होने के साथ साथ रोमांटिक भी हो चुका था। उसके बाद वो दोनों बहुत हंसते हैं। इतने में अंकल ज़ुओन को अकेले में बताते हैं कि शीशियाओ को देखकर लगता है कि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। आज से पहले ये अपने साथ किसी को यहाँ पर नहीं लेकर आया था और उसकी मम्मी उसके लिए बहुत स्पेशल है। उसके बाद तुम वो दूसरी पर्सन हो जो यहाँ पर उसके साथ आई हो। वेल अब ज़ुओन भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है और लगता है कि शीशियाओ को अच्छी खासी इंस्पिरेशंस मिल रही थी। उसे अपने बचपन की यादें भी आती हैं और उसके बाद ज़ुओन और वो दोनों इकट्ठे बातें भी करते हैं। शीशियाओ बस उसे यही कह रहा था कि मुझे कंपनी दो, मेरे बाजू में बैठी रहो। वो अपनी मम्मी को याद करता है और कहता है मुझे लगता है कि जैसे मैं उन्हें भूलने लगा हूँ। और यही बात ज़ुओन के साथ भी हो रही थी। वो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे डैड की वॉइस, उनकी यादें मेरी मेमोरी में से गायब ना हो जाएं। मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। वेल अब थोड़ी देर बाद थक हार कर ज़ुओन की तो आंख लग गई थी। शीशियाओ उसके पास आता है, उसे जगाता है और फिर उसे अपनी एक पेंटिंग दिखाता है जो बहुत सुंदर थी। और ये पेंटिंग फिर से ज़ुओन की ही थी। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं जैसे ही पेंसिल उठाता हूँ बस मेरे हाथ से तुम ही ड्रॉ होती हो, तुम ही हो मेरी असल इंस्पिरेशन। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।